सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 5 जून का द हिंदू देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है बेसिकली सेंसस के बारे में है, जो कि कंडक्ट होने वाला है 1 मार्च 2027 से। और ये फर्स्ट सेंसस होगा जो कि फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा, जिसमें कि कास्ट इन्यूमरेशन भी, कास्ट डेटा को भी इंक्लूड करेंगे। तो अब ये सेंसस 16 साल के गैप के बाद हो रहा है, क्योंकि लास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था और 2021 का जो सेंसस था वो बेसिकली कोविड की वजह से डिले हो गया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि सेंसस स्टार्ट जो है 1 मार्च 2027 से हो रहा है, और जो स्नो बाउंड एरियाज़ रहेंगे जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, इन सब में 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। और जो इन सेंसस की रेफरेंस डेट है वो बेसिकली 1 मार्च 2027 ही रहेगी। तो 2 फेजेज़ में कंडक्ट कराया जाएगा ये सेंसस। फर्स्ट फेज़ में हाउस लिस्टिंग जो रहेंगी और जो हाउस शेड्यूल रहेंगे उन पे डेटा रहेगा। सेकंड फेज़ में जो है आपका पॉपुलेशन का जो डेटा, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जिसमें कि कास्ट डेटा भी इंक्लूड होगा। ठीक है। अब जो डिजिटल सेंसस और सेल्फ इन्यूमरेशन की बात करें तो ये पहली बार होगा जब सेंसस जो है डिजिटल तरीके से की होगा, और सिटीजन्स खुद भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपडेट कर सकेंगे अगर उनका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेटेड है। और ये 1931 के बाद पहली बार होगा जब कास्ट सेंसस डेटा, कास्ट जो है वो सेंसस में इंक्लूड किया जाएगा। और ये स्टेप जो है सोशल जस्टिस और पॉलिसी प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। तो अब सेंसस का जो ये डेटा है वो बेसिकली 2026 के बाद जो भी लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें भी जो है इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए इसका यूज़ होगा। और ये डेटा वुमेंस रिजर्वेशन जैसे इनिशिएटिव्स को के इम्प्लीमेंटेशन में भी जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली सेंटर ड्राफ्टिंग अ न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर एल्डरली, ये हम पेज नंबर 4 पे देखेंगे। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली इंडिया में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। अभी एक्टिव केसेस लगभग 4302 पहुँच गए हैं, और पिछले 24 आवर्स में जो है 7 लोग की जो है इसमें मौत भी हो गई है। और तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पब्लिक को ये सब एडवाइजरी दी है कि हाथ धोने को, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। और स्टेट्स को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, एसेंशियल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कहा गया है। और ज़्यादा केसेस जो है केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में देखे गए हैं। और ये ज़्यादातर केसेस माइल्ड हैं, घर पर ही ट्रीट किए जा रहे हैं, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप्स को एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ में उसमें बेसिकली जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से दिल्ली जो एनसीआर रीजन है उसमें ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं और जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, और जो ये अब जो है कैब एग्रीगेटर्स अपने फ्लीट में जो है पेट्रोल या डीजल की गाड़ी ऐड नहीं कर पाएंगी। इनको सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक या फिर जो सीएनजी व्हीकल्स हैं वही अपने फ्लीट में शामिल करना होगा। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो है बेसिकली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की गवर्नमेंट्स को भी यही पॉलिसीज़ बनाने के लिए कहा है, ताकि जो एनसीआर के सिटीज़ के हैं उनमें ये जो है पॉल्यूशन कम करने में मदद होगी इससे। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने बेसिकली एमिशन व्हीकल्स जैसे बैटरीज, ई व्हीकल्स को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत बताई है। तो ये आपकी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2021 में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ एक्ट के थ्रू। और ये जो है बेसिकली इसका एम था कि दिल्ली एनसीआर और उसके पास के रीजन जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना और जो है उसका जो है सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2-3 पॉलिसीज़ निकाली हैं बेसिकली जो है टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में। तो जो फर्स्ट पॉलिसी है वो बेसिकली जो है छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी 2025 से 30 तक की है। इस पॉलिसी में का एम है जो बस्तर और सुरगुजा, इन एरियाज़ में जो है जो अभी आदिवासी जो है ट्राइबल प्रभावित क्षेत्र हैं में जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना। जो इसके तहत जो लोकल लोग होंगे वहाँ के, वो अपने घरों में होम स्टे के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे जो है इनकम सोर्स उसको बना सकते हैं।
फिर सेकंड जो पॉलिसी है वो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025, इसमें जो है सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जो है टाइम पर समय सीमा के नियम पे के लिए के टाइप से बनाए जाएंगे। और जो थर्ड स्कीम है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान स्कीम है। इसमें जो भी एक एक जो है यूथ और एक इंस्टीट्यूशन को उनके जो है सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए उसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये बेसिकली 3 स्कीम छत्तीसगढ़ में अनाउंस हुई हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि जो है पूरी फिल्म को अगर कुछ 1-2 सीन्स अगर सही नहीं है तो फिर उसके लिए पूरी फिल्म को रिजेक्ट करना गलत है और ये मानुषी फिल्म को लेके चल रहा है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 के अंडर बनी थी। तो अब इसके बेसिकली क्या है कि ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फिल्म्स को, पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफाई करता है। बिना कोई भी फिल्म बिना सिनेमा हॉल में इसके सर्टिफिकेशन के बिना नहीं दिखाई जा सकती है ना। और इसकी गाइडलाइंस कहती हैं कि फ़िल्म में ऐसे कंटेंट होना चाहिए जो इंडिया की यूनिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो। और ये कैटेगरीज बनाता है फिल्म की, जैसे यूनिवर्सल जो सब लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सल ए पेरेंट गाइडेंस 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंटल गाइडेंस ज़रूरी है इसमें। एडल्ट फिल्म जो 18 साल के ऊपर के लोग देख सकते हैं। स्पेशल फिल्म खास लोग जैसे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। तो इन ऐसे सर्टिफिकेशन भी देती है ये। नेक्स्ट न्यूज़ जो बेसिकली यहाँ पे तेलंगाना के जो एक डिस्ट्रिक्ट है जोगुलाम्बा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक एथेनॉल बेस्ड प्लांट लग रहा था। तो उसको बेसिकली उसको लेकर जो है विलेजर्स जो आसपास के उन्होंने प्रोटेस्ट किया बेसिकली इसको लेके कि वहाँ पे एनवायरमेंटल हार्म होगा, पॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए पुलिस और जो विलेजर्स के बीच में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। उस पर जो है फिर से उन्होंने अपनी मुलाकात की है दोनों के डिफेंस मिनिस्टर ने। तो बेसिकली यहाँ पे बात हुई है दो सिक्योरिटी है, डिफेंस है और स्ट्रेटजिक टाइज को जो है इम्प्रूव करने के बारे में। और दोनों ने जो पहलगाम में हुआ है जो टेरर अटैक है उसकी जो है स्ट्रिक्टली कंडेम किया है और साथ में फ़ाइट करने का जो है वो संकल्प लिया। तो बेसिकली क्या है कि अब उन्होंने फिर से एक बार क्रिटिकल मिनरल्स हैं, साइबर टेक्नोलॉजी है और स्पेस के जैसे एरियाज़ में दोनों ने साथ में कोलैबोरेट करने की बात की है। अब ये डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड पार्टनरशिप होती है और जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है, तो ये बेसिकली जो है ये इन्वॉल्व करती है कमिटमेंट वर्क करने का जो है कई सारे इश्यूज़ पे, जैसे डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रीजनल सिक्योरिटी। वही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप होती है वो हाई लेवल डिप्लोमेटिक जो है होती है। हाई लेवल डिप्लोमेटिक लेवल की मीटिंग होती है दो देशों के बीच में, जो रिफ्लेक्ट करता है इनके डीप और जो ब्रॉड कोऑपरेशन है इनके। और ये कई सारे सेक्टर्स में होता है, मल्टीपल सेक्टर्स में हो सकता है ये, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करता है हाई और रेगुलर लेवल डायलॉग और समिट दोनों के पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करने में। और ये इसके आगे जाता है, जैसे ट्रेडिशनल अलायंस जैसे हो गए जो सस्टेन कोलैबोरेशन म्यूचुअल बेनिफिट के और भी आगे जाता है और कई सारे एरियाज़ इंक्लूड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली गवर्नमेंट ड्राफ्ट बना रही है नई सिटीज़न जो पॉलिसी है बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए, नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स। तो ये एम करेगा बेसिकली जो इवॉल्विंग नीड्स हैं एल्डरली पॉपुलेशन की उसके बारे में। तो 2011 में एल्डरली की पॉपुलेशन 8.23% थी, जो कि अब 2047 में बढ़ के 20% हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉलिसी में क्या करेगा बेसिकली उनको डिजिटली इंक्लूड करना, जो डिजिटल लैंडस्केप में, कि वो ऑनलाइन सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो है एक्सेस कर पाएँ। ग्रीवेंस रिड्रेसल रहेगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे अपने समाधान ले सकें जो है। और कोई भी अब्यूज़ या नेगलेक्ट हो रहा है उसके ख़िलाफ़। और जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केयर है कि इम्प्लीमेंट करना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ जो ओल्ड एज होम्स हैं उसके स्टैंडर्ड मिनिमम मेंटेन करना, सीनियर केयर इंस्टीट्यूशंस बनाना पूरे कंट्री में, और कम्युनिटी का इंगेजमेंट करना, बेसिकली प्रमोट करना इंटर जनरेशनल जो बॉन्डिंग है दोनों जनरेशन के बीच में, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करना ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बेहतर हो। और जो चाहते हैं कि जो NGOs का रोल है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए ताकि जो है सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन इन पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में उसको जो है इंक्लूड किया जा सके। तो अब बेसिकली जो अभी तक इनिशिएटिव चल रहे हैं उसमें क्या क्या है एल्डरलीज़ के लिए, राष्ट्रीय वायुश्री योजना है जिसमें 5 लाख सीनियर सिटीजन्स जो है
उसमें फ्री डिवाइसेस दिए जाते हैं, जैसे कि सुनने की मशीन, हियरिंग डिवाइसेस, है ना, व्हील चेयर, स्पेक्टेकल्स, चश्मे, है ना, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और फिर जैसे दूसरी चीज़ है, जैसे दूसरी स्कीम कौन सी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसमें सपोर्ट किया जाता है 700 NGOs को लगभग, ठीक है, ताकि वो सर्विसेज जैसे कि हेल्थ चेकअप्स, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग इनको दे सकें एल्डरलीज को। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने एक रीसेंट केस में जो है LGBTQIA+ कपल्स के हक में फ़ैसला दिया है। तो उसमें मैं बेसिकली कोर्ट ने ये बोला है कि जो है मैरिज ही फैमिली बनाने का है, जो है एक सिंगल तरीका है। चोज़न फैमिली जो है अभी इक्वली वैलिड है। इससे ये प्रूव होता है कि सेम सेक्स जो कपल्स हैं को भी अपनी फैमिली बनाने का पूरा हक है। और साथ ही कोर्ट ने जो क्वीर शब्द का यूज़ होता है इनके लिए, क्वीर शब्द, इसके इस्तेमाल पर जो है वो अपनी जो है असहमति व्यक्त की है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो बेसिकली स्ट्रेंज या ऑड मीनिंग देता है, जो कि किसी भी व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए सही नहीं है। ये है क्या बेसिकली, L फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स, और ये ए जो है वो सेक्सुअल, ठीक है। प्लस जो है, प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो अदर आइडेंटिटीज़ है, जैसे पैनसेक्सुअल, नॉन बाइनरी, टू स्पिरिट, या और भी जो सब लोग इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। जो नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ है बेसिकली ब्रिक्स मीटिंग के बारे में है, जो ब्रिक्स समिट होने वाला है 6 से 7 जुलाई के बीच में 2025 में। तो अब ये बेसिकली क्या है कि सारे जो कंट्री के लीडर्स आएंगे ब्रिक्स नेशन से, और इनवाइट किया गया है जो सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान, इजिप्ट और इंडोनेशिया को भी, है ना, इंडोनेशिया। तो अब ये फोकस रहेगा बेसिकली कॉम्बैट करने का टेररिज्म पे, और जो अल्टरनेटिव करेंसीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना, US की जो डॉलर डोमिनेंस है उसको चैलेंज करना। तो ये सब बेसिकली मुद्दा रहेगा। और तो बेसिकली अब यहाँ पे और क्या रहेगा, यहाँ पे ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि इंडिया का लीडरशिप रोल जो इन रिप्रेजेंटिंग डेवलपिंग नेशंस ऑन क्रिटिकल जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं। तो अब ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, ब्रिक्स समिट क्या है। ब्रिक्स जो ग्रुप है बेसिकली जो कंट्रीज़ है जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, B फॉर ब्राज़ील, ठीक है, R फॉर जो है रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनिशियली इसको ब्रिक जो है था सिर्फ, उसके बाद में जो है 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। और अभी अर्ली 2025 में क्या हुआ है कि ब्रिक्स में बेसिकली 10 जो है फुल मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो हैं ही, प्लस जो है इजिप्ट है, उसके साथ साथ इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ठीक है, ईरान है, आपका यहाँ UAE है, और साउथ अफ्रीका तो है ही है, और एक और कंट्री है इसमें जो है वो है इंडोनेशिया हो गया, ईरान हो गया, ईरान भी है ना। तो अब इसमें ये बेसिकली डिस्कस यही करते हैं, ये पूरा टोटल जो है वो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्टिव सही रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना, इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म करना, रिड्यूस करना जो डिपेंडेंस है US डॉलर पे। तो ये सब बेसिकली मुद्दा रहता है पूरा। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी फंडिंग जो देने वाला है पाकिस्तान को, उसको इंडिया ने अपोज़ किया है कि फंड्स डाइवर्ट करके टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे ये। तो उसमें बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक को बोला है कि थोड़ा इस चीज़ में सावधानी दें, और $800 मिलियन का फाइनेंशियल एड पैकेज पाकिस्तान को मिलने वाला है, जो कि एनहांस करेगा इसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। और तो इंडिया का कंसर्न यही कि पोटेंशियल मिस यूज़ ऑफ दीज फंड्स जो है, और वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। तो बेसिकली उसी इंडिया ने बोला कि सेफ गार्ड रखने को ताकि ये फंड्स डाइवर्ट ना हो मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1900 एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मंदा लुयोंग फिलीपींस में है, ठीक है। तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि इसका जो प्राइमरी मिशन है ये बेसिकली प्रमोट करना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एशिया और पैसिफिक में, एशिया एंड पैसिफिक, जो कि कैसे लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ऐसे ही सारा ये प्रोवाइड करता है हेल्प।
स्ट्रेटेजिक जो फोकस रहता है वो पॉवर्टी रिडक्शन पे रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये सब चीज़ें रहती हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली मानसून सेशन जो है ऑफ पार्लियामेंट जो है 21 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है। तो इंडिया में बेसिकली जो सेशंस हैं वो आर्टिकल 85 से जो है गवर्न होते हैं। नहीं सॉरी, 1 सेकेंड, तीन मेनली जो पार्लियामेंट में जो है 3 सेशन कराए जाते हैं पूरे साल में। एक होता है जो बजट सेशन होता है, फरवरी से मई में होता है, ठीक है। ये फोकस करता है जो यूनियन बजट है उसका डिस्कशन और प्रेजेंटेशन। और फिर होता है मानसून सेशन जो कि जुलाई से अगस्त में होता है, ठीक है। ये बेसिकली लेजिस्लेटिव बिजनेस जितना भी है, जो भी इंट्रोडक्शन और पैसेज ऑफ बिल है उसको डिस्कस करना और नेशनल इश्यूज़ के लिए। फिर विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर में, ये शॉर्टेस्ट सेशन होता है। ये जितने भी पेंडिंग लेजिस्लेशंस होते हैं, पॉलिसी डिस्कशंस, और वो सब किए जाते हैं इसमें। फिर जो आर्टिकल 85 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली क्या बोलता है कि जो है देयर शुड बी नो मोर देन 6 मंथ गैप बिटवीन 2 सेशंस। इन 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ वो बेसिकली हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि जो है मेक इन इंडिया को प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये बोला है। तो मेक इन इंडिया क्या है, बेसिकली 2014 में ये लॉन्च हुआ था मेक इन इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया था। तो ये इसका गोल बेसिकली है कि इंडिया को जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बूस्ट करना और इंडिया को जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस देना और इंक्रीज़ करना। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो 25% ऑफ द जीडीपी करना है 2025 तक, ठीक है। ये एक इसका एम था। इनिशिएटिव जो है 25 सेक्टर्स पे फोकस था, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग, तो ये सारा था। और रिसेंट डेवलपमेंट में डिफेंस सेक्टर जो है वो मिलिट्री जो है मॉडर्नाइज़ कर रही है एफर्ट्स इसके अंदर, है ना। उत्तर प्रदेश के भी कई सारे इनिशिएटिव है, तो और सारे जो है स्टेट्स के अलग अलग इनिशिएटिव हैं, जैसे डिफेंस टेस्टिंग लैब तमिलनाडु में बन रहा है ना। टेलीकॉम सेक्टर में जो है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को पोटेंशियली ब्रॉडन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो सारे चीज़ों की, तो उसके लिए ये स्कीम थी। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो इंस्टीट्यूट हमारे जो IRCTC है रेलवे की इंस्टीट्यूशन, ये इसने बेसिकली 2.5 करोड़ जो फेक आईडीज़ थी, यूज़र आईडी जो कि तत्काल बुकिंग कर लेती थी पहले ही अपना, तो उसकी वो हटाई गई आईडीज़। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो AI बॉट्स यूज़ करते थे तत्काल बुकिंग के पहले 5 मिनट में होने वाले 50% बॉट ट्रैफिक को रोका गया है, और जो फेक आईडीज़ हैं उनको डीएक्टिवेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली इंडिया ने पहली बार जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें प्रेसिडेंसी जो है वो जीत ली है इंडिया ने, और ये प्रेसिडेंसी 2025 से 2028 तक रहेगी। तो अब ये जो है बेसिकली क्या मैक्सिमम जो गवर्नेंस है और मिनिमम गवर्नमेंट है उसका विज़न जो है आगे बढ़ाने के लिए है, और इसका जो जिसमें डिजिटल रिफॉर्म्स और इंक्लूसिविटी पर फोकस रहेगा। तो अब ये बेसिकली है क्या, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, ये एक बेल्जियम बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। ये एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है जो 1930 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका जो मेन एम है वो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उस एरिया में जो है जो साइंटिफिक और रिसर्च करना, और जिसमें जो है वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड से जो है जो भी साइंटिफिक और रिसर्चर्स हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट जो प्लान है उसका कि उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने का, जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उसको जो है उस पर किया जा सके। जो रजिस्ट्रेशन है वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इस्लामिक, धार्मिक और सामाजिक जो व्यवस्था है, जिसमें मुस्लिम्स अपनी जो प्रॉपर्टी होती है मूवेबल या इमूवेबल उसको डोनेट करते हैं अल्लाह के नाम पे, जिससे उसका यूज़ जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए और या पायस पर्पस के लिए होता है। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ घोषित होने के बाद उसका जो है सामाजिक व्यक्ति से निकाल कर अल्लाह के नाम पर हो जाता है, और ये सारी कई सी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे मॉस्क बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब चीज़ों के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में है। डज ग्लोबल वार्मिंग बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें बेसिकली बताया गया है जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसका मेन गोल था कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको राइज़ को 2 डिग्री नीचे रखा जाए,
लेकिन वल्नरेबल जो नेशंस हैं और उनकी डिमांड पर जो है इसे 1.5 डिग्री तक लिमिट करने की कोशिश की गई थी। तो ये थ्रेशोल्ड क्लाइमेट चेंज के सीवियर इम्पैक्ट्स को अवॉइड करने के लिए सेट किया गया था। क्लाइमेट मॉडल्स जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें अनसर्टेनिटीज़ होती है जो क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं ये, जैसे फ्यूचर एमिशन कितना होगा, एनर्जी सोर्सेज क्या क्या रहेंगे और पॉलिसीज़ क्या क्या रहेंगी कंट्रीज़ की। तो ये अनसर्टेनिटीज़ जो भी हैं, ये प्रोजेक्शंस को, ये जो प्रोजेक्शंस इनकी होती हैं, ये रिलायबिलिटी उससे जो है ये कम हो जाती है इनकी जो प्रोजेक्शंस हैं। तो और बोलते हैं रिसेंट ईयर्स में 2023 और 24 में जो है रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर देखे गए हैं। कुछ मॉडल्स प्रेडिक्ट करते हैं कि 2027 तक जो है वर्ल्ड 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेगा, जो थ्रेशोल्ड रखा गया है इसको। और ये जो है जो पहले से ज़्यादा जल्दी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गए, हीट वेव हो गया, ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं। और मैरीन हीट वेव भी लास्ट ईयर जो है साउथ ईस्ट एशिया में पैसिफिक रीजन्स को सीवियरली इम्पैक्ट किया। तो अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजी में यही बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने के लिए अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजी ज़रूरी हैं। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है वो बेसिकली हैज़ द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया एग्जर्बेटेड। तो अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया 5 जून को। तो उसमें अर्जेंट नीड हाईलाइट की गई कि एनवायरमेंटल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस में यही बोलते हैं कि जो कार्बन जो एमिशंस हैं वो बेसिकली बढ़ गए हैं और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, काफ़ी रैपिड पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इंडिया के एनवायरमेंटल चैलेंजेस में बोलते हैं जो हमारा CO2 एमिशंस है वो भी बढ़ गया है। 2.33 बिलियन मेट्रिक टन जो 2015 में था वो 3.12 बिलियन मेट्रिक टन हो गया है 2024 में। और डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, जो कि अब लगभग ऑलमोस्ट असम में अगर बात करें तो 3400 जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो बेसिकली डिफॉरेस्ट हुआ है। एयर पोल्यूशन भी जैसे सिटीज़ लाइक दिल्ली कंसिस्टेंटली जो है टॉप पे रैंक कर रही हैं। तो रूट कॉज यही बताते हैं इसमें कि जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी हमारी, कोल जो है सिर्फ कोल से ही इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 70% कोल का यूज़ होता है उसके लिए। और जो है फॉरेस्ट क्लियरेंसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स के लिए। और जैसा कि हम वेस्टर्न घाट्स के केस में देखते हैं न्यूज़ में, तेलंगाना में भी रिसेंट केस हुआ है। एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन जो हाई इनपुट मोनोकल्चरल कंट्रीब्यूट करता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में, वाटर पोल्यूशन में, और वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो बेसिकली अब ये सॉल्यूशन बताते हैं कि ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वेल्दी नेशन को रिड्यूस करना चाहिए एमिशंस और सपोर्ट करना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, कार्बन टैक्सेशन होना चाहिए लार्ज पॉल्यूटिंग कॉर्पोरेशंस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ग्लोबली अकाउंटेबल होना चाहिए। और प्लास्टिक पॉल्यूशन जो थीम है 2025 की, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, एम्फसाइज करता है रिड्यूस करने को प्लास्टिक यूज़ और प्रोमोटिंग सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। तो ये सारा एक रिमाइंडर है जो एनवायरनमेंट डे है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रमोट करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हेल्थियर प्लानट बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसकी वजह से जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको वो इफेक्ट हो सकता है और डिले हो सकता है। तो अब ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, बेसिकली ये लॉन्च हुआ था G20 समिट जो दिल्ली में हुई थी, उसमें अनाउंस किया गया था 2023 में। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस्टेब्लिश करना एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट जो कि कनेक्ट करेगा जो है इंडिया को यूरोप से और वाया मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बेसिकली जो भी सारे इस रूट में इंटीग्रेट करना था, जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, हाईवेज़, एनर्जी ग्रिड्स, ये सारे, और डिजिटल नेटवर्क बनाना था। तो स्ट्रैटेजिक जो इम्पोर्टेंस है इसका बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ करना है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इंडिया को जो है विकसित भारत बनाना 2047 तक। और जियोपॉलिटिकल लीवरेज जो है पोजीशन करना इंडिया का एज अ सेंट्रल हब इन ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, काउंटर करना बेसिकली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको। तो ये सारे जो है इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर ड्राइव सर्विसेज जो है वो हाई हैं, अभी 3 मंथ में 58.8 है।
तो ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है, बेसिकली एक मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो डिराइव करते हैं जो सारे परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं उनके सर्वेस से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में। तो ये बेसिकली क्या गॉज करता है, ये सेंटिमेंट्स, बिज़नेस के सेंटिमेंट्स और इकोनॉमिक हेल्थ जो है बताता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इसका इंडिकेटर 50 से अबव है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है जो है उस फील्ड में, और अगर बिलो 50 है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस फील्ड में जो है इकोनॉमी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ने जो पॉलिसी सपोर्ट मांगा है गवर्नमेंट से, उसमें बेसिकली इन्होंने बोला है कि एक नेशनल स्टेनलेस स्टील पॉलिसी होनी चाहिए अपने फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लाने में। तो बेसिकली इंडिया का स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन जो है वो 4.8 मिलियन टन्स पहुंच गया है, जो कि 8% ईयर ऑन एवरेज ग्रोथ से बढ़ रहा है और इसका जो पूरा टोटल जो है ये हमारा 30% जो है वो इंपोर्ट से हम मीट करते हैं इसको। और अगर इसको फुल पोटेंशियल पे पहुंचना है तो जो है बूस्ट करना होगा कॉन्फिडेंस, सपोर्ट करना होगा मेक इन इंडिया और इंश्योर करना होगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो है जैसे ही वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है सस्टेनेबिलिटी रिजिलियंट फ्यूचर की ओर, स्टेनलेस स्टील्स जो है वो रेलेवेंस उसकी बढ़ रही है और एम्फेसाइज़ किया गया है स्टेनलेस स्टील जो है ना सिर्फ किचन्स की बात रही है, अब इंडिया के फ्यूचर में जो है न्यूक्लियर, मेडिकल, रिन्यूएबल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी ज़रूरी हो गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे ट्रंप ने नया फैसला लिया है 4 जून 2000 कल से बेसिकली इन्होंने जो स्टील और जो एल्युमिनियम का इंपोर्ट है, स्टील और एल्युमिनियम का इंपोर्ट इस पर 25% ड्यूटी से बढ़ा के 50% कर दिया है। तो इसकी वजह से ये जो है अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करने चाहते हैं अमेरिकन की जॉब्स को। लेकिन ये डिसीजन क्रिटिसिज्म जो है कई सारे कंट्रीज से अट्रैक्ट करा, जैसे कनाडा और मेक्सिको जैसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि ट्रेड जो टैरिफ्स हैं वो अनफेयर हैं और रिटेलिएटरी मेजर्स ला सकते हैं। इसमें यही इस न्यूज़ में बोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया इस आर्टिकल में कि कैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा अपना निकाल रहे हैं यूएस एसेट्स से, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेजरी यील्ड है और जो है फिस्कल डेफिसिट पे कंसर्न्स हैं, तो उसकी वजह से ये पैसा निकाल रहे हैं। जबकि यूरोप में कुछ इन्फ्लोज आ रहे हैं ग्लोबल फंड के और एमर्जिंग एशिया रिप्रेजेंट करता है एक मोर अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव। क्यों करता है? तो क्योंकि बेसिकली यूरोप में जो है 10% जो है उसने अपनी करेंसी अप्रिशिएट की है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, जो कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है रिफ्लेक्ट करता है इस रीजन में। और एशिया की बात करें तो एमर्जिंग एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडोनेशिया और चाइना, इंडिया, ये रिलेटिवली लो गवर्नमेंट डेब्ट पे हैं, इनका कर्ज बहुत कम है। तो फिस्कल प्रूडेंस और जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो इस रीजन को और अट्रैक्टिव बनाती हैं कैपिटल के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इसमें जो ट्रंप ने बेसिकली स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% से ड्यूटी बढ़ा के 50% कर दिया है। तो चाइना भी बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस को स्टील और एल्यूमिनियम का, तो उसको भी इम्पैक्ट होगा। तो उसी पे बोला गया है कि चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो है चाइना लगा सकता है यूएस पे। न्यूज़ उसमें बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट जो है रशिया के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, जिसमें ट्रंप ने बताया कि जो है कॉन्वर्जेसन में जो है पुतिन ने बोला कि जो है जो यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक्स की रशियन एयरफील्ड्स पे, उसको रिटेलिएट करेंगे पुतिन बेसिकली यूक्रेन में हमला करके। तो ट्रंप ने डिस्क्राइब किया ये कॉन्वर्जेसन अच्छी थी, लेकिन जो है इमीडिएट पीस आने का कोई चांस नहीं है इसमें। न्यूज़ उसमें बेसिकली बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन जो बोलते हैं उसका टाइटल हटा दिया है। इसमें उनकी तस्वीर नए करेंसी नोट्स से भी हटा दी गई है, जो कल परसों न्यूज़ थी, जिसमें अब हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिर जैसे धार्मिक स्थल जो है वो दिखाए जाएंगे। सरकार ने कहा कि जो है अब मुजीब अब फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन उनका टाइटल और नाम कुछ कानून से हटा दिया गया है। ये स्टेप उनकी लीगेसी को लेकर जो चेंजिंग जो पर्सपेक्टिव है उसको दिखाता है। तो बेसिकली यही बस है इसमें। और ये था हमारा पूरा आज का न्यूज़ डिस्कशन फ्रॉम जो है द हिंदू। और प्लीज़ डिटेल्ड एनालिसिस किया हमने इसका पूरे न्यूज़पेपर का और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखे सब चीज़ के। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।